नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम बाई भावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके चैत्य विषय हिंदी में शुरुआत से पढ़ाऊंगी। हिंदी भाषा और व्याकरण। इसी संदर्भ से मैं आपसे जुड़ने की शुरुआत करूंगी। हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी व गहराई से पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन जरूर करें। सबसे पहले बात की जाए भाषा। भाषा क्या होती है, किसे कहा जाता है, कैसे भाषा का विकास होता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु यह रहेगा भाषा। एक बार मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप लिखने पर ध्यान ना दें। ये सभी चीज़ें हिंदी मीडियम बाई भावना के चैनल पर मिल जाएगी। आरंभ करते हैं। हम शब्द है भाषा। यह शब्द जो है, यह शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है। बिल्कुल मैं आपको बहुत गहराई से लेकर जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको बतलाने वाली हूँ। रटने वाली चीज़ हमने नहीं पढ़नी है, समझना है। व्याकरण का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं, जो आगे चल के आराम आराम से नियमित पढ़ेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नियमित बिंदु पर ध्यान देते हैं। देखिए, बात करते हैं भाषा की। भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। पहले इस चीज़ को जानो, धातु जो होती है वो होती है मूल भाषा में। किस में होती है? मूल भाषा में। धातु किस में होती है? मूल भाषा में। धातु किस में होती है? मूल भाषा में। मूल भाषा में एक ही नाम आ जाना चाहिए, वह है कौन सा? संस्कृत। मूल भाषा में एक नाम आना चाहिए, वो है संस्कृत। कौन सा नाम है? संस्कृत। मूल भाषा का कहीं भी विचार किया जाए, वह संस्कृत भाषा है। कौन सी है? संस्कृत भाषा। हिंदी में हम जिसे क्रिया के नाम से संबोधित करते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। किसे किया जाता है? क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। धातु क्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है। वह क्रिया इसी धातु से बनती है। संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? धातु के नाम से। ये जो भाषा शब्द हैं। भाष किसका शाब्दिक अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। भाष किसका? भाष किसका शाब्दिक अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। भाष किसका शाब्दिक अर्थ होता है? विचार प्रकट करना। आज हम भाषा के परिचय व व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। भाषा जो शब्द है वह किससे बना है? भाष धातु से। किससे बना है? भाष धातु से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करने से भाषा कैसे बनाई जा सके। देखिए एक बार, भाषा, अभी मैंने बताया भाषा शब्द भाष धातु से। इस भाष धातु से जो महत्वपूर्ण बात आती है वह है परिभाषा। संदर्भ में भाषा परिभाषा। भाषा परिभाषा। भाष धातु। भाष कहती है धातु। भाष से विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। भाषा की परिभाषा क्या होती है? रटने वाली बात नहीं है। विचार क्या चीज़ होती है? इसे क्या कहा जाता है?
भाषा जो शब्द है भास धातु से बना है। विचार क्या होता है? मनुष्य की मन की अध्वर्युत्मक इकाई। मन के जो भाव होते हैं जिस माध्यम से प्रकट करते हैं। मेरे मन में इस प्रकार क्या क्या विचार हैं। मैं आपको संपूर्ण बातें नहीं बताऊंगी तो आप नहीं जानेंगे कि मेरे मन में कौन से भाव थे, कि मैं भी आपके भाव को नहीं जान पाऊंगी। आपके मन के क्या भाव हैं। मन के जो भाव होते हैं जिस माध्यम से प्रकट करते हैं, जिस साधन से प्रकट करते हैं कोई भी वस्तु। ये हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाना। साधन माध्यम के द्वारा, साधन और माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। इन दो समूहों के माध्यम विचारों का आदान प्रदान होगा, भाव का आदान प्रदान होगा। इस माध्यम से होगा जिस साधन से होगा वह साधन भाषा कहलाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्तियों का समूह है दूसरे व्यक्तियों या दूसरे व्यक्तियों का समूह तक अपने विचारों को पहुंचाता है, विचारों का लेन देन करता है। एक शब्द को मैं बार बार दोहराऊंगी, ध्यान देना दोस्तों। भाषा के संदर्भ में एक अच्छी चीज़ निकलने वाली है। क को ख के मन की बात जो है पता नहीं है। जब तक नहीं पता होगा तब तक क्या है? विचार है। आवाज़ का रूप किसी साधन के माध्यम से ख तक पहुंचाएंगे उसे भाषा कहा जाता है। कहने वाला व सुनने वाला एक एक ही होता है। क्या होता है? एक एक ही होता है। विचारों का आदान प्रदान दो के मध्य होता है। कहने वाला एक हो सकता है, सुनने वाला एक हो सकता है। कहने वाले एक से अधिक हो सकते हैं, सुनने वाले एक से अधिक हो सकते हैं। परिभाषा। भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान की जगह विचार विनिमय भी बोल सकते हैं या विचार विमर्श भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, विचारों के लेन देन का माध्यम ही भाषा है। आपको अच्छे से समझ आ गई होनी भाषा। आज हम भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। भाषा वह शब्द है जो भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। और परिभाषा के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान, विनिमय का, लेन देन का साधन अर्थात एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जिस माध्यम से दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से विचार प्रकट करने, भाव पहुंचाता है। अपने भावों को प्रकट करने उस माध्यम का नाम जो है भाषा होता है। अब आगे देखते हैं। भाषा के लिए जो मैं बात कर चुकी हूँ उसमें केवल दो बातें आपके काम की है। एक तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है, साथ में लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं फिर से कहती हूँ कि रटना नहीं है, एक भी शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है। एक बात होगी कि भाषा की धातु कौन सी है। पहली बात कौन सी है? भाषा की धातु कौन सी है? भाषा की धातु कौन सी है? दूसरी भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते भाषा किसे कहते हैं? अब आती है भाषा के लिए आवश्यक चीज़ें जाननी है। भाषा की विशेषताएं। दोस्तों अभी तो मैं व्याकरण में आई नहीं, अभी भाषा पे ही बात कर रही हूँ। भाषा चीज़ क्या है? फिर हम बोलेंगे बोली क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। राष्ट्र हमारे सामने समस्या आ जाती है कि अंतर नहीं कर पाते राष्ट्रभाषा किसे कहें, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए भाषा की विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। पहली विशेषता, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे हम दोस्तों। पहली विशेषता आ गई, भाषा जो एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है। भाषा एक
अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति का जन्म होता है, वह समाज में रहकर पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं कहूँ, बोलने की योग्यता जन्मजात होती है। बहुत अच्छे से समझना, व्यक्ति में बोलने की योग्यता जन्मजात है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, माहौल में क्या चीज़ बोलनी है। हम देखते हैं कि व्यक्तियों के समूह में बैठे हैं, हम देखते हैं जो ज्ञान में उच्च स्थान रखते हैं, तो उनके सामने हम सोच समझ के बोलते हैं। समाज परिवार में रहते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं। अगर भाषा जन्मजात होती तो वह वैसी ही रहती जो मूल रूप में थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, वह समाज में रहकर ही सीखी जाती है। समाज में रहकर अनुकरण रटने वाली चीज़ नहीं करनी है। पूरे हिंदी व्याकरण को जोड़कर पढ़ाऊंगी। आपको कह रही हूँ, पहला टॉपिक हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार से शुरू होता है, अंतिम तक पढ़ाऊंगी, जोड़कर बताऊंगी। फिर से कह रही हूँ कि हिंदी व्याकरण अपना अस्तित्व नहीं रखता है। हिंदी व्याकरण एक दूसरे से उलझी हुई है, उसी को जोड़कर हम कहेंगे कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो उच्चारण का अनुकरण, जैसा सामने बोला जा रहा है, जैसे अपने सामने किसी के मुख से ध्वनि चिन्ह सुन रहे हैं, आप वैसा का वैसा उच्चारण करते हैं। कोई छोटा भाई बहन, छोटा शिशु, माँ उसको गोदी में खिलाते हुए बोलती है कि बेटा बोलो, दादा दादी माँ। बहुत दिनों के बाद बोलने के बाद उसने दादा शब्द का अनुकरण किया है। जो उसमें पढ़ने लिखने की योग्यता का कौशल विकसित होता है, उसे अनुकरण कहते हैं। अनुकरण दो तरह का होता है। अनुकरण जो होता है दो तरह का होता है। अनुकरण जो होता है दो तरह का होता है। उच्चारण का पहला अनुकरण, उच्चारण का पहला अनुकरण, और दूसरा जो है लेखन का। भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। यह कहाँ से ली गई है? समाज से। कहाँ से ली गई है? समाज से। दूसरी विशेषता आ गई हमारे पास, सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक ही दिन में इसका विकास नहीं होता, धीरे धीरे होता है। एक ही दिन में हम सब कुछ बोलना समझना नहीं सीख पा सकते, धीरे धीरे ही भाषा का विकास होता है। तीसरी विशेषता ये हमारे पास, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप का मतलब है, समझिए क्या होता है। अंतिम स्वरूप होता है जो भाषा में कोई भी सुधार नहीं हो सकता। भाषा में कोई और सुधार नहीं हो सकता। हिंदी भाषा का विकास माना जाता है 1050 विक्रम संवत। इस विशेषता को क्लियर कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। किसी भी भाषा का अंतिम स्वरूप होता है तो वह परिवर्तित होती ही नहीं, बदलती ही नहीं। चौथी विशेषता आ गई हमारे पास, भाषा परिवर्तनशील होती हम मुहावरे और लोकोक्तियों में एक लाइन पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे बदले वानी। और परिवर्तन के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती है। क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा में परिवर्तन। अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो एक ही भाषा बोली जाती। जब वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी, अंतिम स्वरूप परिवर्तनशील नहीं होती तो आज तक संस्कृत ही चली आती। संस्कृत बनी संस्कृत के बाद, पाली के बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश आई है, हिंदी आई है। मेरे कहने का मतलब है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, यह सदैव परिवर्तनशील होती है। लेकिन इस गुण के साथ साथ महत्वपूर्ण ध्यान रखने को है, परिवर्तनशील है, कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, लेकिन इसका मानक स्वरूप होता है। कौन सा होता है? मानक स्वरूप। हमारे पास भाषा की पांचवी विशेषता आई, भाषा का जो होता है मानक स्वरूप होता
है। भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप। आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी ले, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी भाषाओं के लिए दो चीज़ें या दो आवश्यक शर्तें होती है। एक तो प्रत्येक भाषा का निश्चित व्याकरण होता है, एक भाषा को निश्चित लिपि होती है। लिपि जो होती है वह भाषा के चिन्हों को मानकृत रूप प्रदान करती है। बहुत बार हमें इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि हिंदी भाषा के वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या का प्रश्न 44 भी मिलता है, 52 भी मिलता है, 56 भी मिलता है। वास्तविक तो यही है कि ये तीनों ही सही है। क्या है? तीनों ही सही है। बात यह है कि प्रश्न पूछने पर निर्भर कर रहा है कि सामने वाला क्या उत्तर देगा। यदि आप पूछा जाए कि मानकृत वर्णों की संख्या कितनी है? 56। कितनी है? 56। तो अर्थात देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के व्याकरण में ध्वनि चिन्हों का रूप निर्धारित किया गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 56 मानक स्वरूप होता है। कितना होता है? मानक स्वरूप पूछे, मानक स्वरूप जो है कितना है? 56। 56 है। जैसे अ उच्चारण लिखेंगे, अगर व्याकरण में अ लिख दिया जाए तो अशुद्ध हो जाएगा। भाषा चाहे कोई भी हो, सभी भाषाओं का अपना मानकृत रूप होता है, इसका हमें ध्यान रखना नहीं होगा। छठी विशेषता आ गई हमारे पास, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर। कठिन से सरल की ओर। वर्ण विचार शब्द और वाक्य विचार का इन तीनों वर्णों पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। वाक्य दृष्टि से हमारा अधिकार हो जाएगा। व्याकरणिक दृष्टि से नियंत्रित कर पाएंगे। भाषा कठिन से सरल की ओर अक्सर होती है। भाषा के लिए आवश्यकता किन चीज़ों के लिए होती है? एक तो भाषा का मानक रूप होता है, इसका संबंध संस्थापित करना पड़ता है। लिपि से भाषा को प्रकृति कैसे होती है? कठिन से सरल की ओर। भाषा को सीखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि की चर्चा करना चाहिए। क्या करनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए व्यक्ति में 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की योग्यता। पहली आ गई हमारे पास जिज्ञासा, दूसरी आ गई हमारे पास अनुकरण, तीसरी आ गई हमारे पास अभ्यास। ठीक है। भाषा का विकास तब होता है जब तीनों गुणों का मनोवैज्ञानिक अभ्यास कर रहा है। किसी भी काम को करने के लिए जिज्ञासा नहीं रखेंगे, आप जिज्ञासु नहीं होंगे। कोई भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है, कोई भी चीज़ हमने सीखनी है, सबसे पहली आवश्यकता हमें जिज्ञासा का होना जरूरी है। अनुकरण जिज्ञासु है, हम जानना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, मौखिक रूप से बताएं या लिखित रूप से बताएं। जब अध्यापक द्वारा कक्षा में आदर्श वाचन किया जाता है, जब विद्यार्थी उसका अनुकरण करता है। एक सामान्य उदाहरण ले लें। प्रार्थना बोलते हैं विद्यालय प्रांगण में जाने के लिए। सामने 3 लड़के और लड़कियों का समूह होता है। एक प्रार्थना की पंक्ति बोल रहा है, उनकी तरह उनके लहजे में उस पंक्ति को दोहराते हैं। हम उस समय अनुकरण करते हैं। क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। कई स्वर ध्वनियाँ लघु हैं। स्वर ध्वनियाँ उच्चारित करने के समय कम जो है लगता है। क्या लगता है? समय कम लगता है। स्वर ध्वनियाँ उच्चारित करने को समय कम लगता है, जिसको अल्पकाल भी बोला जाता है। जबकि दीर्घ जो है स्वर ध्वनियाँ होती है, उनके उच्चारण में लघु स्वर ध्वनियों की तुलना में समय कम लगता है। इसका मतलब किस चीज़ को समय देना है, किसको ज़्यादा देना है। आपको एक नाम जो है सुना होगा, स्वरघात वाला घात। अपने भाषा का अवरोही आरोही कर्म कीजिए। ये सब चीज़ें हम कब सीखते हैं? जब अनुकरण का गुण होता है। ठीक है। तीसरी आ गई हमारे पास अभ्यास।
करत कर्तव्यास्ते जड़मति होत सुजान। जितना किसी चीज़ का बार बार दोहरान करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई बात उसे अभ्यास में लाना ही पड़ेगा। आपको ये सारी बातें किताबों में नहीं मिलेगी। आप किताबों के पन्ने पन्ने पढ़ते रहेंगे। अगर चीज़ें बतला रही हूँ तो हट के बता रही हूँ। एक व्यक्ति में भाषा का विकास होता है, वह किस कर्म से होता है? देखो, भाषा का विकास कर्म में मनुष्य में जो पहला गुण होता है, सुनना। एक ही व्यक्ति को भाषा के कौशलों को सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों से गुजरना चाहिए? एक व्यक्ति के भाषा का विकास हो रहा है, किन किन कौशलों के कारण हो रहा है? उदाहरण से समझाना, जब क्रिकेट में सॉरी गलत, व्यक्ति में सबसे पहले कौन सी योग्यता होती है? सुनना। दूसरी योग्यता होती है बोलना। कौन सी होती है? बोलना। मैंने पहले कहा भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। अनुकरण के द्वारा मैंने पहले कहा भाषा अनुकरण की प्रक्रिया है। अनुकरण के द्वारा भाषा अनुकरण के द्वारा जो है सीखी जाती है। सबसे पहले हम सुनेंगे, जब हम शैशवावस्था में थे, माँ के मुंह से पिता, दादा दादी, बड़े, वह कुछ सुनने की योग्यता जन्मजात होती है। आप किसी व्यक्ति के सुनने का गुण विकसित नहीं कर सकते, वह सुनने की योग्यता जन्मजात रखता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। व्यक्ति का जन्मजात कौशल है, लेकिन क्या बोलना है? अगर सभ्य समाज में रहेंगे तो बोलने की सभ्यता भी जन्मजात है। क्या बोलना है, लेकिन क्या है? सभ्य समाज में रहेंगे तो सभ्य भाषा का विकास होगा, उचित शब्द कोश का विकास होगा। इस सबसे पहली योग्यता सुनना, सुनी हुई बात को दोहराएंगे। इसके बाद तीसरा जो कौशल विकसित होता है, पढ़ना होता है। पढ़ना लिखना, भाषा के विकास क्रम को कौशलों के नाम से जानेंगे। सबसे पहले कौशल विकसित हुए श्रवण, सुनना। सुनने को बोलते हैं लिसनिंग। फिर आगे हमारे पास बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीकिंग। फिर आगे हमारे पास पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीडिंग। फिर आगे हमारे पास लिखना, लिखने को बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, व्यक्ति में सबसे पहले श्रवण का, उसके बाद बोलना, तीसरा कौशल रीडिंग का, और पढ़ना, अंतिम कौशल लेखन का। शिक्षण विधियों में हम भाषा विज्ञानों की बात करेंगे। भाषा के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली जो भाषा होती है वो होती है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है हमारे पास मौखिक भाषा। कौन सी होती है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को बोलकर और सुनकर ग्रहण किया जाता है। लिखित भाषा दूसरी आ गई हमारे पास, लिखित भाषा। लिखित भाषा को लिखकर और पढ़कर, लिखकर और पढ़कर। तीसरी आ गई हमारे पास सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के उदाहरण। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार पत्र आदि आदि, मतलब जैसे। फिर आगे लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है और सामने वाला उन्हें पढ़कर करता है। भाषा को हम साधन माध्यम के रूप में प्रकट कर रहे हैं। एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, व्यक्ति जो हो मौखिक रूप से, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से स्थानांतरित करता है। व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सामने वाला उन्हें सुनकर करता है। मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र पत्रिकाएं, इसके पाठ्य पुस्तकें। यह कौन सी भाषा में है? लिखित भाषा में। हमारे सामने कोई भी बात लिखित रूप में आ रही है, हम उसे पढ़कर सुना रहे हैं, उसे लिखित भाषा जो है कहते हैं। कौन सी भाषा?
उसे लिखित भाषा कहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान बोल कर करता है। हमारे दादाजी पिताजी पूरा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पहले के समय में तकनीकों के साधनों का संचार के साधनों का इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उस समय भी विचारों का आदान प्रदान होता है। मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करता है, ज़्यादा से बोल कर सुनता है, प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, कर रहा है, वहाँ कौन सी भाषा होगी? मौखिक। जैसे रेडियो से जो है समाचार सुने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन से बात की जाती है, वार्तालाप किया जाता है एक दूसरे से। जब व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है, सामने वाला पढ़कर ग्रहण करता है, तो भाषा कौन सी होगी? लिखित होगी। अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी, जो इनमें से ही होगा। संस्कृत नहीं, संकेत या इशारे पर जब व्यक्ति बोलकर अपने विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करता है, वह भाषा होती है कौन सी? सांकेतिक भाषा। उदाहरण से समझाना, जब क्रिकेट मैच में अंपायर बॉलर के बॉल किए जाने के ठीक बाद बॉलर जोरदार अपील करता है, यदि उसे लगता है कि खेल रहा खिलाड़ी उसे आउट हो गया, तब जो अंपायर होता है केवल एक उंगली उठाता है। दर्शकों को करने थोड़ी मतलब देर से जा रहा था, खिलाड़ी आउट हो गया। जब उंगली खड़े करता है ना, तो दर्शकों को ऐसा लगता है कि वो जो है आउट हो गया है, तभी खेल का खिलाड़ी आउट हो गया है। दूसरा उदाहरण बताती हूँ कि जो सड़क यातायात पर पुलिस कर्मचारी खड़ा रहता है, तो वो इधर उधर आने वाली लाइन को हाथ कर देता है, रुको ठहरो, दूसरी लाइन को बोल संकेत करता है चलने का, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब एक उदाहरण और है आपके पास। 12वीं कक्षा में एक दोहा है कवि का, बिहारी कवि जी का। कहत नटत रिज्जत खिज्जत मिलत खिलत लजियात, भरे भौनन में बात है नैनन सोही बात। इस पंक्ति से जान पाएंगे, जब नायक नायिका के माता पिता एक जगह बैठे हैं और नायक नायिका वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बोलकर बात नहीं कर रहे हैं, उस समय किसी व्यक्ति से हम इशारे से बात करते हैं, हाथ हिलाकर मार्केट की तरफ, किसी अन्य की तरफ संकेत देते हैं। इस प्रकार की भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहा गया है। बस इतना ही है। आपसे मेरे साथ नियंत्रण बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। हिंदी मीडियम वाई बहाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। राम राम।